Hello to the students of class 5. Today we are going to start the first chapter of environmental science, that is water, the essence of life. So let us begin. तो यहाँ पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ. It is raining. Afrin rushed to the window where Jyoti was already watching tiny drops slide down the glass. बारिश हो रही थी और आफरीन दौड़ के जाती है ज्योति के पास, जो ऑलरेडी खिड़की में खड़ी थी, खिड़की के पास, और पानी के बूंदों को खिड़की के ग्लास में से स्लाइड होते हुए नीचे गिरते हुए देख रही थी. Where do you think all this water comes from and where does it go? asked आफरीन. आफरीन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सारा पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? Come, let us follow the journey of water. चलो मिलकर जो पानी का सफर है उसे देखते हैं. But first, let us see how much water there is on the earth. तो उससे पहले हम देखते हैं कि अर्थ में कितना पानी है. Although most of the earth's surface is covered with water, the majority of it is salty, leaving less amount of fresh water. हालांकि अर्थ के सरफेस में ज़्यादा हिस्सा पानी ही है, लेकिन फ्रेश वाटर, जो पीने लायक पानी है, वो बहुत ही कम है. All living beings, people, animals, birds and plants depend on fresh water to survive. सारे जीव जंतु, इंसान और पौधे भी फ्रेश वाटर पर डिपेंड करते हैं जीने के लिए. It is essential for drinking, growing crops and carrying out daily activities. ये पीने के लिए, फसल को ग्रो करने के लिए और डेली के एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे बर्तन धोना, नहाना, कपड़े धोना, जानवरों को धोना, नहलाना, इन सब के लिए ज़रूरी है. Many plants and animals also live in fresh water. बहुत सारे प्लांट और जानवर भी फ्रेश वाटर में ही रहते हैं. Without water, life would not be possible. और देखा जाए तो पानी के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. Now imagine if all the water on the earth were in this glass. अब इमेजिन करो कि अर्थ में जितना भी पानी है वो सारा इस ग्लास के अंदर है. Then the fresh water would be as much as in a teaspoon. अगर पूरा धरती का पानी को इस ग्लास में लिया जाए तो आप देखोगे कि चम्मच भर पानी ही है जो पीने लायक है, फ्रेश वाटर. तो आप तुलना कर सकते हो, इतना ज़्यादा पानी है जो नमकीन है, पिया नहीं जा सकता, और केवल एक बहुत ही कम है ना, 200 ml है अगर टोटल वाटर, तो उसमें से केवल 5 ml रह गया हमारे यूज के लिए जो फ्रेश वाटर है. अच्छा, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक, सवाल है, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस? ऑफ कोर्स नॉट. नहीं पी सकते. ओशन का पानी इट्स सॉल्टी, सो वी कैन नॉट ड्रिंक इट, राइट? What can ocean water be used for? आप बताइए, तो फिर ओशन का वाटर को किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नमक बनाने के लिए ओशन का ही पानी का इस्तेमाल होता है. यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ये हिस्सा. The salt pans of Gujarat are vast flatlands where sea water is dried to collect salt. तो आप गुजरात में जाओगे तो ऐसे आपको सॉल्ट पैंस, जैसे यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, ऐसे आपको सॉल्ट के पैंस नज़र आएंगे जहाँ समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है शैलो पिट्स में, छोटे छोटे गड्ढों में, जो बहुत गहरा नहीं होता, और वहाँ उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है. एंड उसके बाद जब पानी चला जाता है, व्हेन द वाटर इवॉपरेट्स, यू गेट सॉल्ट. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया. ओके, तो गुजरात जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा सॉल्ट बनाने वाला एक क्षेत्र है. अब यहाँ आते हैं. यहाँ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट गिवन. एक मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके, यहाँ एक पार्ट दिया हुआ ये इसके अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जोहार्ड्स के बारे में. जोहार्ड्स इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम्स built to collect rainwater and recharge groundwater. तो जोहार्ड्स के बारे में जानकारी दिया है. जोहार्ड्स
राजस्थान में पाए जाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका, एक पारंपरिक तरीका है जहाँ में अर्दन डैम्स बनाए जाते हैं। अर्दन डैम्स यानी मिट्टी के छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं जिसमें कि रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है एंड जो कि बाद में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। यानी कि अब ग्राउंड में, जमीन के अंदर जो पानी रिस्क जाता है उसे बढ़ाने का, जो ग्राउंड में पानी है उसे बढ़ाने का, उसे रिचार्ज करने का काम करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1। ये एक्टिविटी देख रहे हैं हम। Where can we find fresh water? हमें कहाँ fresh water मिल सकता है? Identify the different fresh water sources from the images given below. तो यहाँ जो भी images आपको दिया है उससे आपको बताना है कि इनमें से किस में fresh water मिलेगा। पहला पिक्चर is of a pond, एक छोटा सा pond दिया है, obviously यहाँ fresh water मिल सकता है। Next picture is sea या ocean, no, you won't get fresh water here. इसके बाद है glaciers, yeah, glaciers are sources of fresh water. उसके बाद यहाँ भी पहाड़ों पर से पानी पिघल के आ रहा है, माउंटेन से, सो इट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। अगेन यहाँ ग्राउंड वाटर है, या दिस इज ऑल्सो फ्रेश। उसके बाद द रिवर, इट इज ऑल्सो फ्रेश। उसके बाद द वेल, दिस ऑल्सो गिव्स अस फ्रेश वाटर। एंड द क्लाउड्स, या दिस ब्रिंग्स रेन। ओके, इसके बाद यहाँ में भी एक और दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। वुलार लेक in Jammu and Kashmir is one of the largest freshwater lakes in Asia. It helps regulate river flow to prevent floods. तो आप जाओगे अगर जम्मू कश्मीर में तो आप देखोगे वुलार लेक, जो कि बहुत बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। एशिया का सबसे बड़ा नहीं तो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक है यानी कि वहाँ का पानी मीठा है, यानी इट इज नॉट सॉल्टी। ठीक है, एंड ये क्या करती है, जो बाढ़ है उसे आने से रोकती है ना, उसमें पानी सारा आ जाता है तो बाढ़ से बचाती है जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। Jyoti was curious, is there water in air too? And is snow a form of water? अब ज्योति के मन में और सवाल आया कि क्या हवा में भी पानी है, एंड पानी के अलग अलग फॉर्म्स, क्या स्नो भी एक फॉर्म है, एक रूप है पानी का? तो पहला सवाल का आंसर है यस, हवा में भी पानी है, बिल्कुल है। एंड जो दूसरा सवाल है, क्या स्नो भी वाटर का एक फॉर्म है? बिल्कुल है, आगे हम पढ़ेंगे। वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म, तो पानी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, हम ऑलरेडी जानते हैं पानी का अलग अलग रूप क्या है। तो लिक्विड एज इन रेन, जैसे बारिश में है। सॉलिड एज इन आइस, जैसे बर्फ में है, वो सॉलिड फॉर्म हो गया। एंड वेपर एज इन स्टीम, एंड जो वेपर है, वाटर वेपर है, ये इसका गैशियस फॉर्म है स्टीम के रूप में। Let us understand more about this through a simple activity. एक एक्टिविटी करते हैं और इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। Take a steel glass, put some ice cubes in it, observe the small water droplets forming on the glass. अब कहा गया है कि आप एक ग्लास पानी लो, ठंडा पानी लो, उसमें आइस डालो, और आपको तब क्या नजर आएगा कि ग्लास के बाहर में भी छोटे छोटे ना, कहीं आप फ्रिज से बॉटल निकालो, बाहर रखो, यू विल सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, चारों तरफ पानी गिर जाता है। तो ये कहाँ से आया? वेयर डू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होता क्या है कि हवा में बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स है, स्टीम के रूप में, वेपर के रूप में पानी हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही वो इस ग्लास से आके टच होगा तो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा, यानी कि वो भाप जो है वो पानी बन जाएगा, है ना। जब भाप ठंडा होता है तो पानी बन जाता है, तो और वो बन जाएगा और बाहर, ग्लास का बाहर सारा गीला हो जाएगा, है ना, क्योंकि ग्लास के अंदर बहुत ठंडा पानी है ना। ठंडे सरफेस पे जैसे आकर के वेपर टच होगा, वाटर वेपर, दैट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स वाटर। व्हाट हैपेंस टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट फॉर सम टाइम? सेकंड सवाल, क्या होता है उस बर्फ के क्यूब्स का, क्या होता है कुछ देर छोड़ने के बाद? तो आप देखोगे कि ये मेल्ट होके ये पानी बन जाता है।
तीसरा सवाल, इफ वी हीट वाटर व्हाट विल हैपन टू इट? अगर आप पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा? तो ये सारा स्टीम बन के, वेपर बन के चला जाएगा वापस, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स, है ना। तो जो वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होके वाटर बन गया, एंड जो वाटर था वो इवापोरेट होके स्टीम बन गया। तो वाटर एक रूप से दूसरे रूप में जाता ही रहता है। इन द अबव एक्टिविटी, ये क्वेश्चन, इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी? कौन कौन सा फॉर्म आपको दिखा? आपको सॉलिड फॉर्म दिखा, दैट इज आइस। आपको लिक्विड फॉर्म दिखा, दैट इज वाटर। आपको गैशियस फॉर्म में भी जाता हुआ नजर आएगा स्टीम के रूप में, या आपके यहाँ में भी आपने देखा था कि एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो कंडेंस होके बाहर में ग्लास के लग जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ एक्टिविटी बोल रहा है, आपने नोटिस किया, आइस को मेल्ट होते हुए देखा, वाटर को बॉयल होते हुए देखा, वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days। अच्छा, अगर पानी को सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा? इट विल गो इनटू वेपर स्टेट, राइट। थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स वी फाउंड दैट water can change into ice and steam and can also return to its liquid form। तो हमने इन सभी एक्टिविटीज से सीखा कि पानी एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है। पानी जो है आइस के रूप में जा सकता है, स्टीम बन सकता है, और वापस लिक्विड फॉर्म में पानी के ही रूप में आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर साइकिल। ओके, तो वाटर साइकिल, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक्स प्लेस। तो हम समझते हैं कि कैसे पानी एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। तो यहाँ एक एक्टिविटी बोला है, मैं ब्रीफ में समझा देती हूँ। यहाँ कहा गया है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट बैग लेना, एक पॉलीथीन लेना है, एंड उसमें अपने मार्कर से ड्रॉ कर देना है सन, क्लाउड, ट्रीज एंड एरोज। आपको जैसे यहाँ डायग्राम दिख रहा है बिल्कुल ऐसा, एंड उसमें पानी भर देना है, ओनली 1/3 पार्ट आप पानी से भर दीजिए। उसके बाद में और बोला है कि उसे ब्लू पेंट कर दीजिए, पानी का हिस्सा उसे ब्लू पेंट कर दीजिए। आप फूड डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स, और बैग को बिल्कुल सील कर दीजिए। जिप लॉक बैग आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि कोई लीकेज ना हो। प्लेस इट इन सनलाइट, उसे धूप में रख दीजिए। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग। आप कुछ देर बाद आप क्या देखोगे कि पानी के पॉलीथीन के अंदर यहाँ आपको नजर आएगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, है ना, भाप की वजह से, है ना। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि द वाटर हीट्स अप, पानी है जो वो हीट अप हो जाता है, एंड वो सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाता, वहाँ से निकल नहीं पाता है। तो फिर क्या होगा? वो कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट्स के रूप में नजर आएगा, वापस वो यूं आके उसी में गिरेगा, पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। ओके, अच्छा, इससे पहले यहाँ एक और बॉक्स में दिया है कुछ जानकारी, वो देखते हैं। ओके, यहाँ दिया है, द फिशिंग कैट फाउंड इन इंडियाज वेटलैंड्स हैड पार्शियली, एक मिनट, यहाँ कुछ ढक गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ओके, हाँ, द फिशिंग कैट फाउंड इन इंडियाज वेटलैंड्स हैज पार्शियली वेब्ड paws, making it an excellent swimmer who dives for fish। तो यहाँ इंडिया के वेटलैंड के बारे में बात किया है। वेटलैंड यानी कि जो दलदल वाला क्षेत्र है, मार्शी एरियाज है, जहाँ हमेशा मिट्टी गीला गीला सा रहता है। जैसे आप सुंदरबन के एरिया में आप जाओगे वेस्ट बंगाल में, सो इट इज़ अ वेटलैंड। ऐसे इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स है, एंड वन ऑफ दैट इज सुंदरबन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में एक कैट पाया जाता है जिसे फिशिंग कैट कहा जाता है। एंड क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा? क्योंकि उसके जो पैर है, पॉज है, कैट के पॉज यूं ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन उसके पॉज में वेब्ड होता है, यानी जैसे कि ऐसे ऐसे यहाँ कवर्ड ऐसा रहता है, वेब। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जैसे बत्तख का
पैर आपने देखा होगा तो यहाँ में ऐसा उसका वेब्ड रहता है, ऐसा यहाँ कवर रहता है, सो दैट वो स्विम कर सके। वैसा ही इसका भी होता है, इट हैज़ वेब्ड पॉज, कि पॉज जो हैं, इसके जो पंजे हैं वो वेब्ड होते हैं, जो इसे बहुत अच्छा एक्सेलेंट स्विमर बनाता है, एंड वो आराम से जाके फिश को कैच करता है, इसीलिए इसे द फिशिंग कैट भी कहा गया है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। ओके, as we have seen in the above activity, the sun's heat causes the water to turn into water vapor। तो ऊपर वाले एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरह से धूप की गर्मी के कारण पानी वेपर बन जाता है। When the water vapor cools, और जब वापस से वो ठंडा हो जाता है, it forms small droplets inside the bag। वो पानी के बूंद बन जाता है उस बैग के अंदर। Eventually these droplets fall back down, और बाद में आप देखोगे कि वो सारे पानी के बूंद धीरे धीरे गिर के उसी पॉलीथीन में ही वापस वो पानी में ही आ जाता है। Similarly, इसी तरह से in nature, heat causes the water from different sources like oceans and rivers to become water vapor। तो इसी तरह नेचर में भी यही होता है कि जो धूप की गर्मी से जो पानी है वो अलग अलग सोर्सेस से, चाहे रिवर्स है, ओशंस है, सबसे वो भाप बन के वेपर बन जाता है। द वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स, और जो भाप है ये बादल बन जाते हैं, विच कम्स डाउन एज रेन, और जब वो ठंडा हो जाता है कंडेंस होके वो वापस बारिश के रूप में आ जाता है, स्नो के रूप में आ सकता है, हेल के रूप में ना, बर्फ के रूप में ना, हेल पड़ता है ना, जो ओला पड़ता है, तो वैसे उस रूप में भी आ सकता है। अलग अलग रूप में पानी गिरता है ना, कहीं स्नोफॉल हो रहा है, कहीं प्रॉपर पानी ही गिर रहा है जो रेन है, एंड कहीं में ओले पड़ रहे हैं। तो ऑल दिस आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। दिस वाटर गोज बैक इनटू द रिवर्स, लेक्स एंड ओशन, और ये सारा पानी वापस से रिवर्स में, लेक्स में और ओशंस में ही चले जाता है। तो यू कैन सी इट्स अ साइकिल, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक साइकिल के रूप में है। यहाँ से पानी इवापोरेट हुआ, सन के देखिए यहाँ सन है, तो ये इवापोरेट होकर के ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये बादल बन गया, फिर बादल जो है ये ठंडा हो गया, एंड वापस बारिश जो है वो नीचे आ गए, और सारा पानी दोबारा से ओशन, रिवर, लेक सब में पहुंच गया। तो ये एक साइकिल की तरह है। दिस कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और इसी चक्कर को, ये जो पानी का गोल गोल घूमना है ना, यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से वापस नीचे यूं आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, अच्छा, देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन हियर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ दिया हुआ है, किस बारे में है? यहाँ The Keibul Lamjau National Park in Manipur is the only floating national park in the world। तो केबुल जो लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, यही एकमात्र दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक फुमिड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स एंड एंडेंजर्ड सांगाई डियर। और ये फेमस है अपने, वहाँ की खासियत है, वहाँ में एक वहाँ फ्लोटिंग आइलैंड्स पाए जाते हैं जैसे कि फुमिड्स कहा जाता है, और दूसरा वहाँ एक एंडेंजर्ड स्पीशी पाया जाता है। एंडेंजर्ड यानी कि लुप्त होने वाला, जिसकी संख्या बहुत ही कम है ना, कुछ ही रह गए, हो सकता है को कुछ समय अगर हम उसका हंटिंग करेंगे तो मे बी वो खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसका नाम है सांगाई डियर। इट्स अ डियर फाउंड देयर, है ना, वहाँ पाया जाता है, जो कि बहुत कम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, द केबुई लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये मणिपुर में है, ये एकमात्र दुनिया का पहला या आखिरी फ्लोटिंग आइलैंड है। यहाँ में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जहाँ फ्लोटिंग आइलैंड्स पाए जाते हैं, जैसे फुमिड्स कहा जाता है। और यहाँ एक खास तरह का एंडेंजर्ड स्पीशीज है डियर का, जिसे कहा जाता है सांगाई डियर। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं दैट यू ऑल शुड नो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर। Let us find out what happens to the rainwater when it comes down। तो क्या होता है जो बारिश का पानी सारा जो धरती में आता है, जमीन में पड़ता है, उसका क्या होता है? When it rains,
when it rains, some water is soaked up by the soil. जब बारिश होती है तो कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता सोख होकर soil में. This water sinks through the layers of soil and rocks. और ये नीचे मिट्टी से होते होते अलग अलग लेयर्स से होते होते नीचे चले जाती है एंड रॉक्स से पार होती है. The water then gets stored deep underground is called ground water. और ये पानी जो बहुत नीचे जमीन के जाके अंडरग्राउंड में जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. We dig wells, bore wells and tube wells and hand pumps to draw this water. अब ये पानी हमें मिलेगा कैसे? इसके लिए हम कुएं खोदते हैं, बोरवेल्स बनाते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, हैंड पंप्स बनाते हैं फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है ना वो उसका रिचार्ज करना भी बहुत जरूरी है. अगर ग्राउंड में पानी जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको कहाँ से ग्राउंड वाटर मिलेगा? आपके कुआं खोदोगे पानी नहीं निकलेगा. तो यहाँ एक्टिविटी 5 में बोला गया है कि देखिए, टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज. कौन कौन सा एक्टिविटी है जो कि ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने में, उसे रिचार्ज करने में मदद करती है? क्या कंक्रीट रोड करेगी? बिल्कुल नहीं. अगर कंक्रीट रोड होगा उसमें से पानी रिस्क के अंदर नहीं जा पाएगा. ग्रीन लॉन करेगी? यस, दिस विल डू, इट विल रिचार्ज. पेव्ड एरिया यानी कि जैसे आपने सीमेंट से कवर कर दिया, पत्थरों से, टाइल्स से, उसे बोलते पेव्ड एरिया. नो, इट वोंट हेल्प. अगर आप पूरा पेविंग कर दोगे तो पानी नीचे कैसे जा पाएगा? जगह कहाँ है ग्राउंड में जाने के लिए? तो शहरों में क्या होता है? इन सिटीज with many cemented surfaces, rainwater cannot go into the ground easily, which stops the groundwater from getting recharged. तो आप शहरों में देखेंगे कि ज्यादातर सरफेस जो है सीमेंटेड है, सबका आंगन सीमेंटेड है ना. कहीं भी पेड़ है, कुछ है, सीमेंट बना चारों तरफ कर दिए. रोड के किनारे पेमेंट माने सीमेंटेड एरियाज है. तो द रेन वाटर कैन नॉट ग्रो इनटू द ग्राउंड, है ना. तो रिचार्ज कैसे होगा? तो रिचार्ज के लिए क्या मददगार है? डू यू नो, ओपन अनकवर्ड एरियाज अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड. जो खुला क्षेत्र है वही अलाउ करता है पानी को अंदर नीचे ग्राउंड में जाने के लिए. तो आप क्या कर सकते हो? सोक पिट्स, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड लेक्स, प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड. तो व्हाट कैन यू डू? आप सोक पिट्स बना सकते हो, है ना. सोक पिट होता है जैसे आपके घर का बाथरूम का पानी वानी जहाँ नीचे अंडरग्राउंड में जाता है, तो वैसे सोक पिट्स बना सकते हो. पॉन्ड, आप तालाब बना सकते हो, या इंसानों के द्वारा बनाए गए जो तालाब होते हैं, जुहाज होते हैं, लेक्स होते हैं, वो बना सकते हो. आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि पेड़ मदद करता है पानी को एब्जॉर्ब करने में. एंड इस तरह से आप क्या कर सकते हो? यू कैन रिटर्न द रेन वाटर अंडरग्राउंड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट अंडरग्राउंड वाटर. अब हम बात करेंगे सरफेस वाटर में. अच्छा, एक और जानकारी यहाँ दी गई है. द टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया, स्टैंडिंग 182 मीटर्स टॉल. तो ये भी नदी के ही किनारे है. तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, 182 मीटर टॉल है, एंड इसका नाम है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. किसका स्टैच्यू है आपको पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं सरफेस वाटर. रिवर, ponds, lakes, etc. are natural sources of fresh water in addition to groundwater. Groundwater तो हमें fresh water दे ही रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे sources है, natural sources है जहाँ से हमें fresh water मिलता है, जैसे कि river है, pond है, lake है. ओके, डू यू इवन वंडर हाउ रिवर फ्लोज? क्या आपने ध्यान दिया है कि रिवर कैसे फ्लो होता है? A river often begins its journey from up the mountains and flow down across the land. तो अक्सर ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से ही होकर आती हैं, उतरती हैं और बह के लैंड के अलग अलग जगह में जाती है. Let us understand through an activity. तो बोल रहे हैं आप एक एक्टिविटी करके ऐसे देख सकते हो. कैसे? यहाँ एक्टिविटी 6 के बारे में बात करें. एंड मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? आपने एक ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए, अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स और स्मॉल सीड्स. आप सरसों के दाने ले सकते हो या कोई और छोटे बीज वाले. टेक अ शीट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड क्रम्बल इट टू क्रिएट फोल्ड्स. बोला है कि एक आप पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, उसे फोल्ड कर दो, मतलब क्रश कर दो, क्रम्बल कर दो, है ना, कुचुर मुचुर कर दो, एंड उसके ताकि उसमें फोल्ड्स बन जाए. और टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट
ओवर द क्रम्बल्ड पेपर। आप एक दूसरा शीट लो और उस क्रम्बल्ड पेपर के ऊपर आप रख दो। प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल, और उसे थोड़ा प्रेस कर दो ताकि हल्के हल्के स्लोप्स नजर आए, मैंने बहुत गहरा ऐसा ना हो। नाउ स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द कप ऑन टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप, और स्लोप के सबसे ऊंचे क्षेत्र से आप उस पर जो सरसों है वो गिराओ। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सीड, तो आप देखेंगे कि सीड यहाँ वहाँ है ना, गड्ढों से होते हुए अपना रास्ता बना लेगी, राइट। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड, तो मस्टर्ड सीड अपना पाथ खुद बना सकती है ना, गड्ढों से होते हुए, और स्ट्रेट नहीं जाएगी बिल्कुल भी। आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। एंड डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बिल्कुल है ना, वो अलग अलग दिशा में जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, तो बिल्कुल अलग अलग दिशा में वो जा रही है। तो आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर्स इन लेक्स, और कहीं कुछ जगह पे आप देखेंगे कि वो इकट्ठा हो गया है ना कुछ ज्यादा, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि जब नदियां बह के आती है तो कहीं कहीं पानी ऐसे इकट्ठा भी हो जाता है, लेक्स बन जाता है, और बह रहा है तो नदियां बन गई। तो वाटर फ्लोज टॉप्स और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशंस इन इट्स पाथ। तो नदियां भी जब पहाड़ों से आती है, जब पहाड़ से नदी आ रही है, और आप देखेंगे कि अगर कहीं गड्ढा है तो हो सकता है पानी वहां इकट्ठा भी हो जाए, या जहां जहां से रास्ता उसे नजर आ रहा है वो वहां से होते हुए मुड़ मुड़ के अपना रास्ता बना ही लेती है, राइट। और जहां भी जाती है वहां वो लैंड के शेप को भी चेंज करती है ना। तो वाटर फ्लोज स्टॉप्स और कर्व्स, है ना, सीधा नहीं जाती नदी, मुड़ती है, रुकती है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ, जैसा जमीन का बनावट उस हिसाब से वो आकार लेती है, मुड़ती है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द लैंड, और नदी का बहाव भी जमीन के शेप को, लैंड के शेप को चेंज कर सकती है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज गिवन हियर, लेट अस सी क्या कहा गया है। हिवारे बाजार इन महाराष्ट्र इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर पॉजिटिव विलेज। तो हिवारे बाजार एक जगह है महाराष्ट्र में जो कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि वो मैंने एक वाटर पॉजिटिव विलेज का एग्जाम्पल है। लोकल कम्युनिटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने ही जो है पानी के बचाने के, पानी को मैनेज करने के उसमें अपना योगदान दिया है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी अपना योगदान दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिया है, डू यू नो द लूनी रिवर originating in the Aravalli range in Rajasthan is the only major river, Indian river, that does not drain into a sea. Instead, it ends up the marshy land of the Run of Kutch in Gujarat. तो बताया गया है कि मालूम है कि ज्यादातर नदियां जो है वो पहाड़ों से निकलती है, जैसे है ना, अगर इंडिया का मैप यूं ले लूं, अगर नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ज्यादातर नदियां जो है वो आके या तो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी या तो अरेबियन सी में जाएंगी। लेकिन एकमात्र नदी है जिसका नाम है, एकमात्र नदी जिसका नाम है लूनी, वो अरावली के पर्वतों के यहाँ से, है ना, अरावली पहाड़ है यहाँ राजस्थान के पास, वो वहां से आती है और वो खत्म हो जाता, बह के वो पहुंच नहीं पाता, अरेबियन सी तक वो पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही वो ड्राई अप हो जाता है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में एक रेगिस्तान है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इट जस्ट ड्राइज अप, है ना, उसके बालू में वो लुप्त हो जाता है, एंड इट डज नॉट रीच द सी, जैसे कि नॉर्मली दूसरे नदियों के साथ होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखना है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जो आइस कैप माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स है, वो पिघल के आता है और नदी का रूप ले लेता है ना, पानी जब ऊपर से कहीं से गिर रहा है, यू कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड भी एंड वाटर भी। तो यहाँ देखो एक वाटरफॉल बन गया वो, है ना, लैंड का एक अलग रूप, उसके बाद वो नदी यूं टेढ़ी मेढ़ी होके बह रही है, कहीं वो लेक बन गया है, एंड उसका पाथ सीधा नहीं है, राइट, कर्व होके आती है। तो ये सारा है मैप ऑफ इंडिया आपको दिखा रहा है, और यहाँ ओके लेट अस सी, जूम इन करके देखते हैं।
यस, आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है या तो वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है यहाँ, और यहाँ है अरेबियन सी। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, जैसे ब्रह्मपुत्रा, ये देखो आप आ गया है यहाँ घूम के। गंगा, यमुना भी गंगा से आके जुड़ गई बिकॉज वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ये भी आके ड्रेन हो रही है इन द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी बे ऑफ बंगाल में आ रही, कृष्णा बे ऑफ बंगाल में आ रही, कावेरी बे ऑफ बंगाल में आ रही है। तो ये सारा हो गया बे ऑफ बंगाल में क्या क्या था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एंड व्हाट अबाउट द रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में भी तो नदियां आ रही हैं, तो टू मेजर रिवर्स ओनली कम इनटू द ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। एक नदी है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ही दो नदियां हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन आउट होती है, और यहीं कहीं निकल के आता है लूनी रिवर जो हमने पढ़ा था राजस्थान में, और वो आके रन ऑफ कच्छ में ही खत्म हो जाता है। ठीक, वो पहुंच नहीं पाता है अरेबियन सी तक। ओके, तो यहाँ दिखाया है हमारा लाइफ लाइन है ना, हमारा लाइफ लाइन है, बिल्कुल है। पानी के बिना जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, इन द मैप यू कैन सी, अब यहाँ एक्टिविटी 7 हम देख रहे हैं। इन द मैप यू कैन सी द रिवर्स फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपने देखा कि अलग अलग दिशा में कैसे नदियां बह रही है। सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड सम इनटू द अरेबियन सी। कुछ बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो कुछ अरेबियन सी में जा रही है। तो पूछा गया कि बताइए आप, गोदावरी, गोदावरी कहाँ जा रही है? इट मूव्स टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। नर्मदा कहाँ जा रही है? नर्मदा अरेबियन सी में जा रही है। गंगा कहाँ जा रही है? गंगा बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उसी तरह आप नाम लिख सकते हो ब्रह्मपुत्रा का, आप नाम लिख सकते हो कावेरी का, कृष्णा का। ये सारे जो है कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उसी तरह आप लिख सकते हो ताप्ती के बारे में, ताप्ती दैट गोज इनटू द अरेबियन सी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेट अस सी। India's first water museum, Jal Shakti Museum in New Delhi, celebrates India's water heritage and innovation, inspiring citizens to conserve water. तो इंडिया का पहला वाटर म्यूजियम है जिसका नाम है जल शक्ति, जो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, और ये जो वाटर हेरिटेज के बारे में लोगों को जानकारी देती है, इनोवेटिव आइडियाज़ या लोगों को इंस्पायर करती है कि आप पानी बचाओ। ओके, लाइफ इन वाटर, पानी में भी तो जीवन है, पानी ही जीवन है और पानी में जीवन भी है। देखते हैं। आफरीन नोटिस दैट द रेन हैड फिल्ड द पॉन्ड नियर द स्कूल ग्राउंड। आफरीन ने नोटिस किया कि उनके सामने जो तालाब है वो स्कूल ग्राउंड के सामने वो जल से भर गया, पानी से भर गया। शी कॉल्ड आउट टू ज्योति, कम एंड लुक। वो ज्योति की आवाज देती, ज्योति आओ देखो। They could see tiny fish swimming and small frogs sitting on a lotus leaf. उन्होंने छोटे छोटे मछलियों को तैरते हुए देखा और फ्रॉग को लोटस के पत्तों में बैठा देखा। It is wonderful to see the variety of plants and animals living in water. और बहुत अच्छा लगता है जब आप अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को जीते हुए पानी में आप देखते हो। How are they different from those living on land? क्या वो पानी में जमीन में रहने वाले जानवरों और पौधों जैसे हैं? अगर नहीं है तो किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल डिस्कसिंग विद द पियर्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो आप एक टेबल है, आप उसे फिल करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या अंतर है जो प्लांट्स या एनिमल्स जमीन में रहते हैं और पानी में रहते हैं, उनमें या जानवरों में क्या अंतर है। तब बात करते हैं दैट एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड में रहते हैं वो पानी में सांस ले पाएंगे नहीं, और जो वाटर में रहते हैं उनके पास में फिन होते हैं तैरने के लिए, है ना। एंड जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं उनके पास फिन्स होते हैं नहीं होते हैं।
इनके पास में वेब्ड फीट होते हैं, दे हैव वेब्ड फीट, हमने पढ़ा है। सबके पास नहीं, लेकिन कुछ के पास तो है ना, जैसे कि बतख वगैरह के पास में वेब्ड फीट होते हैं, दे हैव वेब्ड फीट। उनके पास में, फिशर्स के पास में गिल्स होते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, नोज नहीं होते, गिल्स होते हैं। कुछ कुछ जानवर जैसे फ्रॉग है, उनका अलग तरीका, अलग मैकेनिज्म होता है, आप आगे भी पढ़ोगे, उनके लंग्स भी हैं, स्किन से ब्रीथ करती है एंड ऑल दैट। एंड उनका बॉडी का शेप जो होता है ना, पानी में रहने वाले जानवर ज्यादातर आप देखेंगे मछलियों का जो शेप होता है ऐसा होता है ना, ऐसा स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता है ना, ये उनका फिन्स है, इनके फिन्स होते हैं, बदन में स्केल्स होता है ताकि वो बचा सके उनके बॉडी को, ठीक है। और यहाँ में गिल्स होते हैं, उनके सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, ठीक है। एंड लैंड में रहने वाले के ऐसे नहीं होते ना, लैंड में रहने वाले के लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, उनके नाक से वो सांस लेते हैं, उनके नॉर्मल पैर होते हैं, उनके बदन में स्केल्स इस तरह से नहीं होते हैं, एंड उनके वेब्ड फीट नहीं होते हैं, गिल्स नहीं होते हैं, बॉडी का शेप न्यू नहीं होता है। तो बहुत सारा डिफरेंस है, अलग अलग बातें हैं जो हम देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंफॉर्मेशन कार्ड दिया गया है, इससे पहले देख ले ऊपर पेज में और कुछ है नहीं। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन? ड्रैगन फ्लाई के बारे में आप देखें, आपने देखा होगा ना, बारिश के समय बहुत आता है ड्रैगन फ्लाई। फ्लाइज फास्ट, बहुत तेज उड़ती है, एंड लेज एग्स नियर वाटर, ईट्स मस्किटोज, बहुत तेज उड़ती है, एंड अंडे जो है पानी के सोर्स के पास में ही देती है और मस्किटोज को खाती है। नेक्स्ट है वाटर स्कॉर्पियन, बिच्छू जो पानी में रहने वाले। इंसेक्ट विथ पिंसर्स, उनके पास में पिंसर्स होते हैं जो आगे जो जिससे वो लोगों को पिंच करते हैं, काटते हैं, पिंसर्स होते हैं। एंड लिव्स अंडर वाटर, पानी के अंदर रहती है। ब्रीथ्स यूजिंग टेल ट्यूब, अब इनका खास, उनमें खास बात है क्यों, सांस लेने के लिए टेल ट्यूब उनके पास होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, कौन कहाँ क्या खाती है, कहाँ अंडे देती है एंड ऑल दैट। उसके बाद है पॉन्ड हेरॉन, एक बर्ड है विथ लॉन्ग लेग्स दैट स्टैंड स्टिल टू कैच फिश, है ना, वो खड़े रहती है एकदम हिले डुले बिना, स्टैंड स्टिल का मतलब है बिना हिले डुले खड़े रहती है और मछली को पकड़ लेती है फटाक से। इसके बाद है टर्टल, सॉफ्ट शेल टर्टल, लीव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। तो टर्टल जो है नदियों में या तालाबों में रहती है, शेल होता है उसका। एंड उसके बाद वाटर स्नेक, ऑल द स्नेक्स आर नॉट वाटर स्नेक्स, कुछ स्नेक है जो पानी में रहती है, एंड ये फिश खाती है, एंड हार्मलेस होती है ना, कोई डरने वाली बात नहीं, वो फिश और फ्रॉग को खाती है। उसके बाद यहाँ में एक पौधा दिया है जिसे रीड्स बोलते हैं, या एज प्लांट, या आप नदियों के तालाबों के किनारे आपको इस तरह से नजर आएगा। ग्रो अलोंग द एजेस ऑफ द पॉन्ड, टॉल एंड ग्रास लाइक, घास के तरह दिखते हैं ये पौधे, एंड लंबे लंबे होते हैं तालाब के किनारे। ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लोटस एंड वाटर लिली, और ये देखो ये ना इसका जो है ना रूट जो है ना वो नीचे जमीन में रहता है, एंड मिट्टी में लगा हुआ रहता है, और ये खुद फ्लोट करती है। तो फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, रूट स्टे इन द पॉन्ड बेड, इसका रूट जमीन में लगा हुआ है लेकिन फ्लावर ऊपर, पत्ता ऊपर तैर रहा होता है। उसके बाद वाटर हायसिंथ, ये भी आपने देखा होगा, बहुत जगह तैरता रहता है पानी में, ये फ्री फ्लोटिंग है, ये तैरता है, इसके जड़ नीचे मिट्टी में नहीं जा रहे हैं। अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड्स ऑन वाटर, ये बहुत तेजी से बढ़ता है एंड ये तैरता रहता है पानी में। तो ये सारा आपने देखा होगा अपने आसपास पानी के सोर्सेस में, नहीं देखा तो प्लीज देखिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ एक और टेबल है कि क्या बोला है, जो भी पिक्चर है यहाँ में एक रफ डायग्राम उसका दिया हुआ है, एंड पूछा है कि क्या है, तो ये फिश है, एंड इसके पास क्या है, मुंह है कि बीक है, बीक यानी चोंच है कि मुंह है, तो इसका राउंड माउथ है और जो अपवर्ड फेस करता है, कैसे मूव करता है, फिन से मूव करता है। इसके बाद हेरॉन के बारे में दिया है, ये पॉन्ड हेरॉन है, तो इसके तो बीक होते हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होते हैं, इसके पैर कैसे होते हैं, थिन होते हैं, एंड और भी अगर आपको जानकारी है तो आप यू कैन ऐड इनटू द लिस्ट। अब बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि सारे प्लांट्स जो है, वाटर प्लांट्स एक से नहीं होते हैं, कुछ है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे कि लिली है ना, ये तैर रहा है। लोकल नाम बोला है कि आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं। तो उसके बाद प्लांट्स अंडर वाटर, कुछ प्लांट्स है जो कि जमीन के अंदर होते हैं, जैसे रीड्स होते हैं। प्लांट्स whose रूट्स आर इन वाटर बेड बट आर सीन अबाउ द वाटर, कुछ है
जो जिनका रूट तो पानी के अंदर है, जैसे कि लोटस, लेकिन वो खुद ऊपर तैरता रहता है। दैट्स इट। अच्छा, मालूम है जो पानी में जो रहने वाले पौधे हैं वो खराब क्यों नहीं होते, उनके पत्ते खराब क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि द वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स मेक दम वाटर प्रूफ। उनके पत्ते के ऊपर एक मोम जैसा एक लेयर आप छूओगे तो आप देखेंगे एक लेयर जैसा नजर आएगा, एंड जो उसे वाटर प्रूफ बनाता है एंड कीप्स टू मच वाटर फ्रॉम गेटिंग इनसाइड द प्लांट। ये पानी को अंदर प्लांट के अंदर जाने नहीं देता है। दिस हेल्प द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज्ड। इस कारण प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है और वो डैमेज नहीं होता है। ओके। अच्छा, फिर पूछ रहा है कि जो नदी में रहने वाले या पानी में रहने वाले जीव जंतु कौन किसको खाता है? तो जैसे है ना, यहाँ स्मॉल फिश को बड़ा फिश खाता है, या छोटे फिश को फ्रॉग भी खाता है, फ्रॉग को बर्ड भी खा सकता है, और क्रोकोडाइल भी खा सकता है। तो यह अलग अलग आपको दिया हुआ, वो आगे हम आगे बढ़ते हैं तो ये सब जानते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट्स, क्या क्या अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं वाटर में। थ्रू दिस एक्टिविटी डिस्कवर्ड द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से बहुत अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल फ्रेश वाटर में रहते हैं। यहाँ हमें समुद्र या ओशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सारा हैबिटेट यानी रहने वाली जगह। दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल फीचर्स। इन सभी जीवों में कुछ खास बात होता है, स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि लाइक फ्लोटिंग लीव्स। अब कमल है, उसका पत्ता तैरता है, अगर वो डूब के रहेगा तो मे भी खराब हो जाएगा। मछलियों में फिन्स है, कुछ पौधों में लॉन्ग रूट्स है दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर, जो सब उन्हें मदद करता है पानी में जिंदा रहने में। This reminds us how essential fresh water is for supporting life on earth. इन सबसे हमें ये पता चलता है कि पानी सबके लिए ज़रूरी है, वो कितना माने वो लाइफ को सपोर्ट करती है। In this chapter we learned that water exists in different forms. हमने सीखा कि वाटर किस तरह से अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि आइस, वाटर एंड वेपर। We saw how water keeps moving through the water cycle. किस तरह से वाटर साइकिल में वाटर मूव करता रहता है ना। पानी था, वो भाप बन के ऊपर चला गया, बादल बन गया, बादल फिर बरस के पानी के रूप में आ गया, एंड फिर वो वापस समुद्र में, लेक में चला गया। तो इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो we saw how water keeps moving through the water cycle, changing its form and its travel through the air, land and sky. तो किस तरह से वो ट्रैवल करती है जमीन से हवा में, हवा से आसमान में उड़ के फिर वापस जमीन में। We also explored how aquatic plants and animals live and in and around water. हमने सीखा कि किस तरह से पानी में या पानी के इर्द गिर्द आसपास जो है aquatic plants, aquatic means वाटर है ना, वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो कैसे रहते हैं, एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, और पानी पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। या दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, यहाँ मैच करना है, लेट अस सी। मैच द फॉलोइंग। ओशन वाटर इसमें से क्या होगा? नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इज इट फिट फॉर ड्रिंकिंग? तो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग होगा। स्नो, it is the solid form of water. Steam, it is the vapor form of water. Rainwater, ये है fresh water. Why do you think most of the water on earth cannot be used for drinking and or farming? आपको क्यों लगता है कि ज़्यादातर पानी अर्थ का पीने लायक या खेती के लायक नहीं है? क्योंकि most of the water is salty, right? And the salt water cannot be used for drinking. We cannot drink it. or we can neither use it for farming. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स लिव नियर वाटर बॉडीज। वाई, क्यों ज्यादातर जीव जंतु जो लिविंग थिंग्स है पानी या पानी के सोर्सेस के पास में रहते हैं? क्योंकि वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
thing in our life है ना, we cannot live without water. It is the most essential part that supports life है ना, तो it is the element that supports life. We cannot live without water. इसीलिए ज़्यादातर living beings they live near water. Life is not possible without water. Next question है, what would happen if it did not rain in your region for 2 years? अगर आपके क्षेत्र में 2 साल तक बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? All the sources of water will dry up. सारे पानी के sources dry हो जाएंगे. The plants will dry up. The trees will dry up. है ना? And we cannot do farming. And maybe the people will leave the place and go somewhere else. है ना? लोग दूसरे जगह चले जाएंगे in search of water. कोई रहेगा ही नहीं. Next question है, what do you think happens to rainwater in forest compared to city? अच्छा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फॉरेस्ट में रेन वाटर का क्या होगा? फॉरेस्ट में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज है ना, जो ट्रीज हेल्प द रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड. ट्रीज के कारण ट्रीज के जड़ जो है पानी को नीचे ले जाने में मदद करेगी. लेकिन सिटीज में क्या है? सिटीज में सारा कॉन्क्रीट है ना, ऑल द प्लेसेस आर पेव्ड, दे आर कवर्ड विद कॉन्क्रीट, तो द वाटर डज नॉट सीप इनटू द ग्राउंड. पानी जो है ग्राउंड में जा ही नहीं पाती है. सो जो फॉरेस्ट वाला है एरिया वहाँ में it helps in forest helps in ground water recharge. लेकिन cities में ground water recharge does not happen है ना as it should be. Can you design a house or school that conserves water wisely? What could it include? अगर आपको कहा जाए कि कोई स्कूल या घर का डिज़ाइन करो जिसमें पानी को बचाने की कोई सुविधा हो पाने, तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे? तो ऑब्वियसली आप क्या बोल सकते हो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, वेयर आप जो घर के छत है, जितना भी रूफ में जो पानी पड़ता है, जो भी रूफ में जो पानी पड़ेगा, जो भी बारिश यहाँ आके गिर रहा है, उसको आप इकट्ठा कर सकते हो और एक पाइपलाइन से यू कैन टेक इट डाउन टू द ग्राउंड. आप उसे ग्राउंड में कोई पिट में इकट्ठा कर सकते हो एंड बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हो. उसे वेस्ट नहीं जाने दोगे. आपके आंगन में जो पानी गिर रहा है उसे है ना, आप आंगन को कवर नहीं करोगे, सीमेंट नहीं करोगे है ना, पौधे लगाओगे सो दैट द ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज्ड. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आप समझ गए होंगे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.